CBSE literature questions are getting harder year by year and this is not just my observation. आप जाकर के अपने किसी भी सीनियर से बात कर सकते हो, वो तुम्हें खुद बता देंगे कि यार ये एक फैक्ट है। सीबीएसई ना हर साल अपने लिटरेचर सेक्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करता चला जा रहा है। और अगर आप खुद चाहो तो बेटा आप खुद जाकर के भी चेक कर सकते हो। पिछले साल के कम से कम 5-6 साल के आप उठाओ सैंपल पेपर और देखो, आपको खुद एक सिग्निफिकेंट चेंज हर साल के सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा, है ना। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो जैसे आज से 5-6 साल पहले जब इंट्रोड्यूस करी गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करे थे सीबीएसई ने, तो उनका जो डिफिकल्टी लेवल था उसके नेक्स्ट ईयर वो लेकर के आए कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर दो अलग अलग चैप्टर्स को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया जा रहा था। फिर उसके बाद वो लेकर के आए टोन बेस्ड क्वेश्चंस, फिर उसके बाद वो लेकर के आए हैं पिछले साल नैरेटिव टेक्निक वाले क्वेश्चंस। तो बहुत सारे चेंजेस हर साल आ रहे हैं जो कि लिटरेचर सेक्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते चले जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है बेटा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अपने लिटरेचर सेक्शन की तैयारी उसी पुराने तरीके से कर रहा है या आपके टीचर्स आपको उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप खुद ही बताओ आप कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। क्योंकि अब सीबीएसई नहीं चाहता कि तुम रट्टा मार के आ जाओ और चैप्टर को सिर्फ उसी बेसिक तरीके से पढ़ रहे हो कि वन शॉट देखा और मेरे टीचर ने मुझे इसकी कहानी जो है पूरे चैप्टर की हिंदी में समझा दी और आई एम रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। नो, यू आर नॉट माई डार्लिंग, यू आर नॉट रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। अब आपको अपनी टेक्निक पूरे तरीके से बदलनी पड़ेगी एंड सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि तुम समझते कैसे हो चैप्टर को और तुम आंसर लिखने से पहले सोचते कैसे हो। तो आज मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपको यही सिखाने वाली हूं कि बेटा सोचना कैसे है। देखो, अब मैं ना वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही ऑनेस्ट तुमसे टॉक करना चाहती हूँ, बहुत क्लियर कर तुम्हें चीजें बताना चाहती हूँ और तुम्हारी अगर एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं, तुम किसी डिल्यूजन में हो, तो मैं सच्चाई से सामना करवा दूं। बहुत से बच्चे हैं जो आते हैं और मेरे को पूछते हैं कि मैम क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। क्यों मैम, हम लर्न करके चले जाएंगे। बेटा लर्न करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के जिसके मैटर करेंगे ना मार्क्स, ये प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के मैटर नहीं करने वाले। बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स मैटर करेंगे, जो दुनिया को तुम्हें बताने पड़ेंगे, उसमें ना कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंग्लिश में बिल्कुल रिपीट नहीं होते। साइंस और एसएसटी में होते होंगे, इंग्लिश में बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लें। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मैम मेरे को ना नंबर नहीं मिल रहे हैं मेरे लिटरेचर सेक्शन में। 40 नंबर का लिटरेचर सेक्शन होता है और उसमें मैम मेरे बहुत सारे मार्क्स कट रहे हैं, मेरा आंसर हमेशा मैम गलत बोल देती है, मुझे आंसर लिखना नहीं आता है, मुझे आंसर लिखना सिखा दो। बेटा मैं आपको सबसे पहले समझाऊं, आपको आंसर लिखना आता है। आप सही से अपनी मिस्टेक को पकड़ नहीं पा रहे हो। आपने पहली क्लास से लेकर 9th क्लास तक इतने सारे एग्जाम्स पास करके आप 10th में आए हो, तो फिर आपको आंसर लिखना आता है। प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग सही इंफॉर्मेशन, सही चीज आंसर में नहीं लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिल रहे हैं और तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे तो आंसर लिखना नहीं आता। आंसर लिखना कैसे है और लिखना क्या है, ये दो अलग चीजें हैं और सीबीएसई अब ध्यान दे रहा है कि तुम क्या लिख के आ रहे हो। तीसरी प्रॉब्लम बच्चों की है कि मैम वोकैबुलरी सिखा दो, मैम बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करवा दो। मैं बोल रही हूँ बेटा, मैंने अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स याद करवा भी दिए, वो फिर भी किसी काम के नहीं है अगर आपका आंसर वीक है। जो कंटेंट आपने लिखा है अपने आंसर में, जो चीज लिख के आ रहे हो आप, सवाल जो आपसे पूछ रहा है, अगर वो उसके हिसाब से मैच नहीं कर रही है, कितने ही अच्छे वर्ड्स लिख करके ले आओ, तुम फिर भी 6 मार्क के क्वेश्चन में 3 या 4 ही लेकर के आओगे। तो फिर आपको इन सब चीजों पे पहले तो ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है चैप्टर को बहुत अच्छे से। और जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एक तरीके से सोचना होगा, उसके बाद आप देखना आप जो आंसर लिखोगे वो आपको करेक्ट, जितने मार्क्स बनते हैं, जितने अच्छे से लिख करके आ रहे हो उतने मार्क्स आपको दिलवाएगा, चाहे फिर आपने एक बहुत बेसिक वोकैबुलरी का इस्तेमाल क्यों ना किया हो। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि यू नीड टू स्टॉप मेमोराइजिंग। आप चीजों को लर्न करना बंद कर दो और स्पेशली आप अपने क्वेश्चन के आंसर को लर्न करना बंद कर दो। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं काम आने वाला। देखो एक ट्रेडिशनल मेथड है ये, अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, और ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से बेटा अगर आप पहले देखो, एक जनरली एक बच्चा क्या करता है, चैप्टर को पढ़ेगा, समरी उसकी लर्न कर लेगा, है ना, उसके अलावा वो क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेता है और फिर वो एग्जाम में जाके आंसर लिख करके आ जाता है। हो सकता है ये टेक्निक 9th में काम करी थी, ये टेक्निक हाफ ईयरली में चल जा रही होगी क्योंकि बहुत से टीचर्स पीवाईक्यूज से बनाते हैं हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर। बट बोर्ड में मैं आपको लिख के दे रही हूं, ये टेक्निक नहीं चलने वाली। क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, खुद पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। इस टेक्निक से अगर लर्न करके जा रहे हो, आंसर लिख करके आ रहे हो,
नहीं मिलेंगे मार्क्स। मैं बहुत ब्लंटली आपको बता रही हूं। नया तरीका क्या है? यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आज के टाइम पर बच्चा सोचना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको आकर के बोल दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे 4 क्वेश्चन बता देता हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक पहले सोचना सीखो। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ कि बेटा इस बारे में सवाल आ सकता है, बट वो सवाल कैसे फॉर्म होगा और आपको कैसे सोच के लिखना है, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैम मेरे को क्वेश्चन बताओ, मैं लर्न करके जाऊंगा, लिख के आऊंगा, नंबर मिलेंगे, उस पे फोकस करना बंद कर दो। आपको सबसे पहले चैप्टर को समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। चैप्टर्स को कनेक्ट करना सीखिए। मेरे पिछले साल के इतने सारे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने हर एक सेशन में ट्रेन कर दिया था, और वो बच्चे इतने ट्रेन हो गए थे, वो इतने अच्छे से समझना सोचना सीख गए थे, कनेक्ट करना सीख गए थे कि वो खुद क्वेश्चंस फॉर्म करते थे कि मैम ये 2 चैप्टर्स हैं, इन दोनों चैप्टर्स में ये एक लिंक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये एक्सरसाइज हम हर क्लास में करते थे, हर चैप्टर के बारे में सोचते थे, डिस्कस करते थे, कनेक्ट करते थे, क्वेश्चंस नए नए क्लास में बनाते थे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में डिस्कस करे वो एग्जाम में थे। एंड वो क्यों हो पाया? क्योंकि बच्चों ने सोचना सीखा। तो आपको अंडरस्टैंड करना है चैप्टर को, थोड़ा सा बियॉन्ड द चैप्टर जाओ, सोचो कि ये चैप्टर का सिमिलैरिटी कहीं और भी है क्या, किसी चैप्टर में है तो क्या है। कनेक्ट करना सीखो, इन्फर करना सीखो। बहुत से बच्चों को इन्फर का मतलब नहीं मालूम है, मैं सिखाऊंगी आपको। एनालाइज करना सीखो एंड तब जाके आप आंसर लिख पाओगे। ये तुम्हें करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना बंद कर दो। और अगर तुम्हारा कोई टीचर है जिससे तुम पढ़ रहे हो वो वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आस्क देम टू चेंज इट, बिकॉज नहीं हो पाएगा बेटा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज या तो बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, वो खुद बता देंगे। इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में। अगर कम नंबर आए तो पूरी परसेंटेज बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो अब सोचना कैसे है? अब आपको करना क्या होगा? देखो, चैप्टर तो तुम जैसे पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें चैप्टर पूरा पढ़ना ही है। चाहे लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, आप जैसे समझ रहे हो उसको वैसे ही समझो। राइट, जो उसमें पढ़ रहे हो वो पढ़ो। आपकी टीचर्स आपको कैरेक्टर स्केच, थीम वगैरह सब बताती हैं, बहुत अच्छे, उसको करो। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है, आपको ना ये 4 स्टेप्स अपने माइंड में इतने अच्छे से एकदम छाप लेने हैं कि हर एक क्वेश्चन, और स्पेशली वो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहते हैं, उन क्वेश्चंस में आप जब भी आंसर लिखने जाएंगे आप 4 तरीके से एक बारी सोचेंगे। सबसे पहले एफ मानी फैक्ट्स। आप फैक्ट्स देखो जो आपके सामने गिवन है, जो चैप्टर में मौजूद हैं। सेकंड स्टेप है आपका इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब ये होता है बेटा कि देखो, फैक्ट्स का मतलब है चैप्टर में क्या इंफॉर्मेशन मुझे सामने से राइटर ने लिख के दी है, वो फैक्ट्स हैं। राइट, बहुत सारे बच्चे फैक्ट्स तक ही सोच पाते हैं, उसके आगे जा ही नहीं पाते। इन्फेरेंस का मतलब है कि ये जो मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के अलावा जो बात नहीं कही है, लेकिन वो बात ऑब्वियसली पढ़ के समझ आ रही है, राइटर ने मुंह पर बोली नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो इन्फेरेंस होता है। इतना समझ पाना इसको कहते हैं। ठीक है, इन्फर करना, तो ये इन्फेरेंस होती है। एनालाइज करने का मतलब है कि भाई क्या है ये, क्यों है ये, इसका मतलब क्या है। एंड इवैल्यूएट करना, अपने ओपिनियंस फॉर्म करना। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में, आपको ऐसे सोचना होगा। तो क्या है फिर ये 4 स्टेप का थिंकिंग ऑर्डर? ये होगा FIAE। लिख दो इसको, कमेंट्स में लिख लो इसको, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दो जब भी इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फैक्ट्स, इन्फेरेंस, एनालाइज, इवैल्यूएट, FIAE। राइट, अब मैं तुमको एक एक करके तोड़ तोड़ के समझाती हूँ। फैक्ट्स क्या है, इन्फेरेंस क्या है, कैसे सोचना है, और मैं एक लास्ट में क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, तब तुम्हें खुद पता चलेगा। बेटा आपको ना इस वीडियो के बाद कोई आंसर राइटिंग वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे से लिख के ले लो ये चीज। अगर तुमने देखो, हर बच्चा होता है जिसने आंसर राइटिंग की वीडियोस देखी है पक्का यूट्यूब पे, तुमने भी सर्च करी होगी, डेफिनेटली करी होगी, है ना? देखी होंगी वीडियोस आंसर कैसे लिखने। मेरी वीडियो डली हुई है यार चैनल पे, जाकर के वो भी देख लेना। तुम इतनी बतेरी वीडियोस देखी है, एक वो भी वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई आंसर कैसे लिखना है। लेकिन फिर भी अगर आंसर राइटिंग वीडियो देखने के बाद भी गलती कर रहे हो, ये टेक्निक को ट्राई करके देखो। इस तरीके से सोचना शुरू कर दो, और देखना आंसर राइटिंग वीडियो देख के बैठे हो या नहीं देखी है, सोचना चालू कर दिया ना तुमने, ऐसे आंसर तुम्हारे दिमाग में अपने आप आएगा। तुम खुद से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स का मतलब क्या है, क्या हुआ। कोई भी चैप्टर उठा लो, चैप्टर में क्या हुआ, राइट, व्हाट हैपेंड, वो सारी चीजें, वो ऑर्डर, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो सब कुछ चैप्टर में गिवन है। तो जो चीज मुझे दी गई है, जो राइटर ने लिख के दे दिया है चैप्टर में, वो मेरे फैक्ट्स हैं।
तो अगर मैं लेटर टू गॉड की बात करूं तो ये सभी फैक्ट्स हैं जो यहां पर गिवन है, राइट? कि भाई लेंचो की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसको भगवान में बहुत विश्वास था, उसने भगवान को लेटर लिखा, उसे पैसे मिले, उसे लगा उसे भगवान ने पैसे भेजे हैं, और उसको लगा जो बाकी के पैसे भगवान ने नहीं भेजे वो ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चोरी कर लिए। ये सब कहानी में दिया गया, ये मेरे फैक्ट्स हैं, ठीक है? ये होंगे आपके फैक्ट्स जो आपके सामने एक्सप्लिसिटली गिवन है, जो राइटर ने खुले में बता दिया है कि ऐसा हुआ कहानी में। अब इन्फेरेंस बेस्ड क्या होता है? इन्फेरेंस का मतलब है कि इन फैक्ट्स के बेसिस पे मैं क्या समझ पा रहा हूं, ठीक है? अब आप समझो, इन्फेरेंस का मतलब हमेशा किसके बेसिस पर होगा? इन्फेरेंस तब होती है जब आपके सामने कोई फैक्ट गिवन हो, कोई टेक्स्ट गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोला गया है कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा, तो ये जो लाइन है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, ये लाइन मेरी फैक्ट है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर दी गई है। लेकिन इस लाइन से मैं क्या समझ पा रही हूं? ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है मुझको कि क्या मतलब उसने भगवान को लेटर लिखा? मतलब उसने भगवान को लेटर लिखा का मतलब कि उसका विश्वास भगवान में इतना ज्यादा रहा, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रहा कि मुसीबत आने पर उसको लगा भगवान मेरा सहारा है और वहां से मदद मिलेगी, तो खत लिख दिया। ये बात क्लियरली नहीं लिखी है चैप्टर में, बट ये चीज हमें खुद समझ में आ रही है। वो टेक्स्ट गिवन है, टेक्स्ट के बेसिस पर वो क्लू मुझे समझ में आ रहा है, भगवान को खत लिख रहा है, तो मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई उसका भगवान में इतना भरोसा था, लेंचो का इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था। तो वो लेटर लिखने से मैं क्या इन्फर कर पा रही हूं, क्या समझ पा रही हूं? कि वो स्ट्रॉन्ग फेथ उसका, राइट? अब उसके बाद बेटा आता है एनालिसिस, FIA। एनालिसिस का मतलब है कि ये चीज इतनी मैटर क्यों करती है, राइट? ये चीज इतनी मैटर क्यों करती है? अब आपके सामने एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? एनालाइज करो कि लेंचो ने भगवान को खत लिखा, ठीक है? उसके अंदर भगवान के प्रति इतना ज्यादा अटूट विश्वास था, इतना ज्यादा उसको भरोसा था भगवान को लेकर के कि उसने भगवान को खत लिखा, है ना? तो आप उसके कैरेक्टर को एनालाइज कर दो। तो अब एनालाइज करने का मतलब है कि ये भगवान को खत लिखना और ये सब इतना मैटर क्यों करता है, इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? तो फिर यहां पर बेटा पहली बात तो मीनिंग, वो भगवान का जो खत लिखा है उसका मतलब क्या है? भगवान को इतना ज्यादा वो उनमें इतना विश्वास करता है, वो है उसका मतलब। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लाइफ में क्या हुआ था, उसकी वजह से उसने भगवान को खत लिखा। इंपॉर्टेंस यही है कि वो चैप्टर के अंदर हमारी थीम स्टैब्लिश कर रहा है, थीम ही चैप्टर की है, भगवान में इतना अटूट विश्वास, वो हमें लेंचो की इस हरकत से ही पता चल जा रहा है, वो खत लिख रहा है भगवान को, राइट? रिलेशनशिप, है ना? इसके बारे में अगर किसी चैप्टर में बात हो तो इसके बारे में आप लिखेंगे, एंड उसमें अगर कोई आयरनी है, मेटाफर है, तो आप उसको थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच, टेक्निकल लिटरेरी डिवाइसेस के टर्म्स से भी आप उसे एनालाइज करेंगे कि यहां पर मुझे कौन सी लिटरेरी डिवाइस रोल आउट होती हुई नजर आ रही है। तो तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा। अभी मुश्किल लग रहा है ना? अभी मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत आसान लगेगा। फैक्ट का मतलब सिर्फ जो चीज मुझे क्लियरली दी गई है चैप्टर में। इन्फेरेंस का मतलब जो चीज क्लियरली लिखी नहीं है बट मुझे अपने आप समझ में आ रहा है कि इस लाइन का मतलब यही है, ठीक है? अब एनालिसिस का मतलब कि ये जो भी मेरे को डेटा दिया है, जो भी मैं चैप्टर से समझ पा रहा हूं, इसका क्या करूं, ये क्यों इतना मेरे लिए मैटर करता है, इसका अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, ये होता है एनालिसिस, राइट? एंड इवैल्यूएशन का मतलब है बेटा आपको जजमेंट करनी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको अपना खुद का ओपिनियन नहीं लिखना वहां पर कि मेरे को ये लगता है कि ऐसा हुआ कहानी में, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये करना सीख गए ना कि आप जो भी बात लिख रहे हो, अपना जो भी आंसर लिख रहे हो, कि आपके हिसाब से लेंचो ने चैप्टर के एंड में जो किया वो गलत था, आप अगर उसको सपोर्ट करने के लिए रीजंस लिख पा रहे हो तब बेटा, और टेक्स्ट के साथ सपोर्ट कर पा रहे हो। मैं बता रही हूं, आपके स्कूल का टीचर हो या आपका एग्जामिनर जो बोर्ड का पेपर चेक करने बैठा है, वो आपके मार्क्स 10th तो छोड़ो 12th में भी नहीं कट कर पाएगा। टीचर्स ये चीज बहुत पसंद करती हैं, वो देख लेंगी ना तुमने इस तरीके से आंसर लिखा है, वो स्ट्रेट तुम्हें 6 out of 6 देने वाली है, तुमको बस ये करना सीखना पड़ेगा। एंड बहुत सारी आंसर शीट्स मैंने देखी है, बच्चों के आंसर शीट में यही चीज मिसिंग होती है। आपने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, आपने क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है आप उसको सही बता रहे हो कि भाई ये इसका आंसर है, लेकिन बेटा अपने आंसर को हमेशा बैकअप देना स्टार्ट करो, उसको सपोर्ट करो। चैप्टर के अंदर जो चीजें लिखी हैं, एविडेंस मौजूद है, उस एविडेंस के साथ सपोर्ट करना स्टार्ट करो। तुम्हारी वोकैबुलरी बहुत ही प्लेन होगी ना अगर, तो भी मेरे से लिख के ले लो, तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो तुमको वोकैबुलरी के पीछे नहीं भागना है भाई, तुम गलत जगह पे ध्यान दे रहे हो। तुमको चैप्टर को समझ के अपनी सोच सही करनी है चैप्टर के बारे में।
क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे को इसका आंसर रटा हुआ है, मुझे लिखना है, ये मत सोचो। ये क्वेश्चन मुझसे क्या सुझवाना चाह रहा है, मेरे को क्या चाहता है, मैं क्या सोचूं, उस पे ध्यान दो और सही से सोचो। बस सोचना सीख लिया, आपका आंसर खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब यही होगा कि आप कंक्लूड करो, आप बताओ। अगर हमें कोई चैप्टर दे दिया गया है कि भाई जो लेंचो है, लेंचो का भगवान में इतना विश्वास था, उसने भगवान को खत लिखा, राइट, इससे आपको उसके कैरेक्टर के बारे में क्या समझ में आ रहा है, इवैल्यूएट हिज कैरेक्टर, ऐसा करके लिख दिया है, इवैल्यूएशन का आपको समझ में आ रहा है, तो यानी कि आपको बेटा अपना ओपिनियन देना है, आप जो भी राय बना रहे हो उसके बारे में, लेकिन आप अपनी राय को सपोर्ट करोगे कि चैप्टर में दिया है, इसके हिसाब से मेरी ये राय है। खुला अपनी राय नहीं देनी है। अगर वो करोगे तो नंबर फिर भी कटेंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ कटेंगे, लेकिन अगर आप टेक्स्ट का सपोर्ट करके अपना जजमेंट दे रहे हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो एग्जांपल है मेरे सामने कि लेंचो का भगवान में बहुत विश्वास था, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, राइट, है ना। तो उसका जो भगवान में विश्वास था वो उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी थी, लेकिन आयरॉनिकली वो उसकी एक लिमिटेशन भी थी। डिस्कस कर दो, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप सोचोगे इसका आंसर कैसे लिखना है। मैंने ना यहाँ पे फैक्ट FIAE, याद कर लो इसको, ये 4 स्टेप की सोच है। ठीक है, ये ना सोच मैं तुम्हारे सामने लिख के लाई हूं, ये तुम्हारा आंसर नहीं है, प्लीज इसको ये आंसर नहीं समझना तुम। ये चीज मैंने लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि अभी मैं तुमको सिखा रही हूं सोचना कैसे है। बेटा ये जब तुम प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तुम्हारे, तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ऐसे सोचने लग जाएगा। जब मैं क्वेश्चन देखती हूं तो मेरा दिमाग खुद ब खुद ऐसे सोच लेता है। ये जो ख्याल यहाँ लिखे हैं ना, ये लिखने नहीं पड़ते, ये मेरे दिमाग में चल रहे होते, लेकिन क्योंकि अभी तुम्हें सोचना नहीं आता है सही तरीके से, तो तुम्हें इसको लिख के अपने सामने रखना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे लिख के देखो। आंसर मत लिखो उसका, सिर्फ देखो कि इसमें क्या फैक्ट्स मेरे को दिए हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या मैं आई फॉर इन्फरेंस इन्फर कर पा रहा हूं, ए फॉर क्या एनालाइज कर पा रहा हूं, ई फॉर क्या इवैल्यूएट कर पा रहा हूं। बस इतना लिख लो, तुम्हें अपने आप फिर समझ में आ जाएगा कि अब इसके हिसाब से मेरा आंसर क्या बनना चाहिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे बोल दिया है कि भाई लेंचो का जो भगवान में विश्वास था वो उसकी एक बहुत बड़ी ताकत, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी थी। डिस्कस करो। तो मुझे फैक्ट में क्या गिवन है कि उसका भगवान में विश्वास था, और उसकी जब क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, उसने भगवान को डायरेक्टली लेटर लिखा और उसको 70 पैसों मिले, तो उसको फिर भी भगवान में ये विश्वास रहा कि भगवान ने भेजे हैं पैसे, लेकिन गड़बड़ी इन इंसानों ने करी है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने करी है। इन्फर मैं क्या कर पा रही हूं, तो लेंचो की इस पूरी हरकत से मैं ये इन्फर कर पा रही हूं कि उसको भगवान में बहुत अटूट विश्वास था। ठीक है, और वो भगवान पे बिल्कुल भी वो नहीं करता, उनकी एग्जिस्टेंस पे कि भगवान है या नहीं उस पर क्वेश्चन नहीं करता, उनकी काबिलियत की वो मुझे मदद करेंगे या नहीं उस पर भी क्वेश्चन नहीं करता। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे गया, तुम नालायक हो, तुमने मेरे पैसे चुराए। भगवान पे तो सवाल ही नहीं उठाया उसने बिल्कुल भी। अब एनालिसिस क्या है, एनालिसिस मेरा ये है, अब मेरे सामने फैक्ट गिवन है, कहानी में क्या हुआ, उस कहानी में जो हुआ उसके बेसिस पे मैं समझ पा रही हूं कि राइटर क्या समझाना चाह रहा है मुझको, कि भाई इतना अटूट विश्वास कि भगवान पे एक सवाल नहीं उठाया उसने, और उसने इंसानों को क्वेश्चन कर दिया एकदम कि तुम ही चोर हो, जिन्होंने मदद करी उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। राइट, तो ये चीज मेरे को समझ में आ गई है चैप्टर से। अब ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या एनालाइज कर पा रही हूं, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं क्या कंक्लूड कर पा रही हूं। राइट, तो ये जो अनवेवरिंग फेथ है, ये कहीं ना कहीं उसकी रियलिटी, जैसे वो सच्चाई को देख रहा है, उसको उसको हैम्पर कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। भगवान में इतना विश्वास जो उसने रखा है, उसकी वजह से सच्चाई को भी वो अपना नहीं पा रहा है ना। वो इतना ज्यादा अपने उस विश्वास में, उस चीज में अंधा हो चुका है, ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग गया है ना। वो बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे कि शायद इन इंसानों ने ही मेरी मदद करी होगी। राइट, तो अब लास्ट में मेरा इवैल्यूएशन क्या होगा, लास्ट में मेरा इवैल्यूएशन है, मेरे को टेक्स्ट जो भी मेरे सामने गिवन है, जो भी मेरे सामने फैक्ट है, मेरे को पूरा चैप्टर पता है, उस चैप्टर के पीछे का हिडन मीनिंग क्या है वो भी मैं जानती हूँ, एनालाइज भी मैं कर पा रही हूँ, यहाँ पे मैं मिस्टेक्स भी देख पा रही हूँ, लेंचो से क्या गलती हुई, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं, वो सब समझ पा रही हूँ। अब मेरा ओपिनियन क्या है, इवैल्यूएशन में लिख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, बेसिकली ये आपके सामने लिखा है, मैं सोच रही हूँ। ठीक है, तो अब जो भी मेरा इवैल्यूएशन है वो बेसिकली बेटा क्या है, वो होना चाहिए चैप्टर के जो टेक्स्ट है उसके सपोर्ट के ऊपर। तो लेंचो का जो फेथ है वो एडमिरेबल है, बहुत मतलब प्रशंसा योग्य है कि भाई इतना भगवान में विश्वास करना, बट वो कहीं ना कहीं उसको लिमिट भी कर रहा है ना। क्यों, कैसे मुझे पता चल रहा है, वो मैंने अभी आपको बताया, सारे मेरे सामने फैक्ट्स वगैरह सब कुछ गिवन है, मुझे पता चल रहा है कि भगवान में विश्वास है तो खत लिखी तो मदद भी हुई,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि इतना अंधा विश्वास हो गया है कि तुम्हें लग रहा है भगवान से तो गलती ही नहीं हो सकती, तुम ही कर सकते हो, राइट? तो यही चीज जो है कि ये उसका विश्वास उसको उम्मीद तो दे रहा है प्रॉब्लम के टाइम पर, लेकिन इतना अंधा विश्वास हो चुका है कि वो असली काइंडनेस जो इंसानों ने दिखाई है उसको देख भी नहीं पा रहा है। तो ये मैंने सोच लिया है। अब देखो, ये ख्याल जब मेरे मन में आ चुके हैं ना बेटा, तो इसके बेसिस पर मैं एक आंसर फॉर्म कर सकती हूँ। एक पता है, जनरली एक जो बच्चा होगा ना, जिसने शायद ये वीडियो नहीं देखी, जिसको बेसिकली सही से सोचना नहीं आता, वो इसका आंसर पता है क्या लिख करके आएगा? वो इसका आंसर सिंपल लिख करके आएगा, जिसमें वो ना समरी डाल देगा। और समरी अगर तुम लिख करके आ रहे हो तो सीबीएसई इतने बेवकूफ बैठे हैं क्या, वो लोग जो हर साल पेपर का जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं और वो तुम्हें दिखा रहे हैं सैंपल पेपर में ऐसे लिखना चाहिए, तो वो तुम्हारी समरी के नंबर देंगे? नहीं देंगे। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सिंपल भाषा में लिखो। ये सिंपल वर्ड्स हैं, यहाँ मैंने कोई इतना बड़ा भारी भरकम वर्ड नहीं लिखा। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर ये थॉट्स मेरे मन में चल रहे होंगे तो इनके बेसिस पे जो मेरा आंसर बनेगा, उस आंसर में समरी नहीं है, उस आंसर में वो बातें हैं जो जिन बात, और वो प्रूफ है जिसके प्रूफ पे ये जो लाइन मेरे को क्वेश्चन में दी गई है, इसको मैं अच्छे से जस्टिफाई और डिस्कस कर पा रही हूं, है ना? कि उसका जो विश्वास था वो उसकी ताकत थी, उसको उसको उम्मीद मिली उस विश्वास से, लेकिन उस विश्वास ने उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया कि वो इंसानों की अच्छाई नहीं देख पा रहा है। तो इस चीज के बारे में मेरे को लिखना है। और बच्चे इसमें आंसर क्या करके आते, पूरा कहानी लिख देते, कैसे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, कैसे उसने 70 पैसे मांगे, उसको मिल गए सिर्फ उसने 100 मांगे, उसको सिर्फ 70 मिले, 30 नहीं मिले, उसने उनको बोला कि बंच ऑफ क्रूक्स। क्या करे इसका? 3 नंबर दे देंगे मेहनत करी है तो, बाकी की 3 तो नहीं मिलेंगे। तो वही अटक जाओगे तुम 82, 85, 92 पर, और फिर दिल दुखेगा कि 8 नंबर कट गए मेरे। तो इसीलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड बेटा दोबारा मैं बता रही हूं, ऐसे आंसर नहीं लिखना है, सोचना सिखाने आई हूं मैं तुमको, ऐसे तुम्हें सोचना है। समझ गए? ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, जब तुम क्वेश्चन लिखने जाओ, ये तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट लगेगा, ये तुम्हारे दिमाग में चलने चाहिए। और कभी भी ये नहीं होता है कि क्वेश्चन दिख गया तो बस पेन चलना चालू हो गया, सोचना होता है आंसर करने से पहले, है ना? आपके पास एक रफ शीट लो, आप रफ शीट रखो अपने बाजू में, सोच लो मेरे दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, रफ शीट में उन पॉइंट्स को लिख लो। कोई नहीं जज कर रहा तुमको। तुम आधे इतना पूरा पैराग्राफ मत लिखो, 2-4 पॉइंटर डाल के लिख लो। अच्छा ये पॉइंट, हाँ फेथ, मेरे दिमाग में जो भी ख्याल आ रहा है कि अच्छा उसका बहुत भगवान में विश्वास था, हाँ फेथ था, अच्छा 100 पैसों मांगे उसने, ऐसे करके मैंने पॉइंटर्स लिख लिए, तो मेरे को पता है ना मैं क्या लिख रही हूँ और इसका क्या मतलब है, इसके बेसिस पे मैं आंसर बना सकती हूँ। आपको ऐसे सोच के ऐसे लिखना पड़ेगा आंसर। समझे मेरी बात? देखो अब ये एक दिन में तो नहीं आएगा बेटा, है ना? एक दिन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। शायद ये वीडियो देख करके अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन भी हो, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, जब आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ठीक है मैम आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे सोचना इस तरीके से है, पहले मुझे फैक्ट्स देखने हैं, फिर वो फैक्ट्स मुझे क्या हिंट दे रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझना है, और फिर उसके बाद चैप्टर के अंदर वो जो भी फैक्ट्स है और वो जो भी मेरे को समझाना चाह रहे हैं वो सब समझने के बेसिस पर उससे मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं वो समझना है, और मुझे अपने टेक्स्ट के सपोर्ट से आंसर लिखना है। ये आपको करना होगा। लेकिन ये जब आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसे सोच के, ऐसी सोच लगा के, तब जाकर के आप आंसर देखना खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग से निकलेगा, खुद ब खुद पेन चलेगा, खुद ब खुद लिख पाओगे। छोटी मोटी गलतियां होंगी वो हम फिर भी ठीक कर सकते हैं, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने आंसर राइटिंग का वीडियो देख लिया और उसके बाद भी सही आंसर नहीं लिख रहे हो, लिख के कुछ भी आ रहे हो, लेकिन मैम वीडियो देखा था, बढ़िया अच्छी वोकैबुलरी यूज करी मैंने, वीडियो देखा था, जैसा आपने बताया वैसा पैराग्राफ छोड़ के सब मैंने बढ़िया लिखा, लेकिन उसके अंदर लिखी बकवास बातें, नंबर तब भी नहीं मिल रहे। ठीक है? तो वो आंसर राइटिंग वीडियो तुम्हें मदद करेगा, वो तुम्हें 2 दिन में, 5 मिनट में, आधे घंटे में तुम्हें समझा देगा आंसर कैसे लिखना है, लेकिन इस पे लगेगा टाइम। तो आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूं आप लोग ना एक क्वेश्चन का आंसर खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। ठीक है? व्हाई डज ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी बिकम अ कर्स देन अ ब्लेसिंग? अब आप यही टेक्निक यूज करो। इसका आंसर करने का मतलब ये है बेटा कि जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इस क्वेश्चन को लिखो अपनी नोटबुक में, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्या फैक्ट्स है मेरे सामने, इस क्वेश्चन के हिसाब से उसको, वो जो इनविजिबिलिटी थी वो उसके लिए एक श्राप बन गया वरदान की जगह। तो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या फैक्ट्स आपके सामने चैप्टर में दिए हैं, उन फैक्ट्स के बेसिस पे आप क्या समझ पा रहे हो, राइट? आपको ऐसे ऐसे सोचना है बेसिकली कि क्या हुआ कहानी में, है ना? उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं। बस अगर ये सब सवालों का जवाब आप सोच पा रहे हो तो आंसर भी फ्रेम हो जाएगा।
तो आपको आंसर फ्रेम करने पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे सोचना है, आपको इसको इस तरीके से सोच के अपने दिमाग में इसके पॉइंट्स लिखने हैं। जब आपने इसके पॉइंट्स लिख ले, आपका आंसर भी बन जाएगा। समझ गए? तो आप अब ये वाला क्वेश्चन करोगे और इस क्वेश्चन के लिए जब आप बैठो इसको आंसर लिखने के लिए, आप सोचोगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हुआ कहानी में, इससे क्या समझ में आता है, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं। ठीक है? अपने टेक्स्ट के सपोर्ट के हिसाब से कंक्लूजन लिखोगे। आया समझ में? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे सोचना है, कैसे आंसर करना है। नाउ अब देखो, एक क्वेश्चन से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने ना आपके लिए अलग से एक पीडीएफ बना रखी है जिसमें मेरे खुद के कुछ बनाए हुए 20-30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है? तो अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मुझे बताना, मैं वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी। जस्ट कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार। कुछ अलग मैंने इस बार तुम्हारे सामने कंटेंट लेकर के आई हूं, थोड़ा सोच के मैंने ये सब बनाया था। तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। 150 कमेंट्स अगर आ जाते हैं चैनल पे, मैं वो पीडीएफ आपके साथ क्वेश्चंस की शेयर कर दूंगी। उसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को ऐसे ही ना FIAE वाली टेक्निक से सोच सोच के लिखना कि क्या क्या है, और 1-2 क्वेश्चन करोगे, 4-6 क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे माहिर हो जाओगे। स्टार्टिंग का आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद देखना लिखना भी नहीं पड़ेगा, फिर दिमाग में अपने आप चलने लग जाएगी सोच और आंसर आएगा सीधा। ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जो आज मैंने आपको ये पढ़ सब समझाया है, इसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम पे। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।